गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का बेसिक हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। उसमें हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, जीरो जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स का वन ऑफ द पार्ट हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी क्लास 10th में जो हमारा सिलेबस है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स दो होंगे, तो एक इक्वेशन सेट होगा और फिर उसे हमें सॉर्ट आउट करना है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ग्राफ में कैसे यूज़ करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। क्लास 9 में वैसे हमने पढ़ रखा है, एक ब्रीफ हम लोग इसको फाइंड अप कर लेंगे। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग देख लेंगे कैसे हमें सॉल्यूशंस निकालना है, कैसे कंसिस्टेंट होते हैं सॉल्यूशंस, कैसे इनकंसिस्टेंट होते हैं, कैसे डिपेंडेंट होते हैं, कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे सिस्टम्स है। जैसे हमने बताया कि कंसिस्टेंट हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, फिर कैसे कंसिस्टेंट को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशंस, अब दो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, अब क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है या मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि हम तो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल्स एक सॉल्यूशन भी दे सकता है, वेरिएबल्स मल्टीपल सॉल्यूशंस भी दे सकता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अब अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो एक तो चीज़ हमें पता है ना कि लीनियर इक्वेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, अगर दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो क्या वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं या एक पैरेलल है। ये तीन हमें चीज़ पढ़ना है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे कॉन्साइड कर देंगे, तब तो दोनों लाइन सेम हो गया, तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं उस टाइम। नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पता ही होगी हमें, टू लाइंस विच मेट एट इन्फिनिटी, मेट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मेट करना है। इन्फिनिटी तो हम लोग हाइपोथेटिकल लेते हैं, यानी कि वो मेट नहीं कर रहा है। तब दो लाइंस आपस में मेट करेगा नहीं, तो हम उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे हम, और उसके लास्ट में फिर हम लोग उसका समरी रिमाइंड करेंगे कि क्या हमने पढ़ा, क्या सीखा, हाउ टू यूज, हाउ टू मैनिपुलेट, उसके एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को। ओके, नाउ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या है, ये हमने पढ़ा था क्लास 8 में ही, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस, उससे पहले हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन खुद को एक्सप्रेस करना, जैसे इमोजी आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है, हंस रहे हैं, हंसते हुए इमोजी, कभी किसी से प्यार आया लव वाले इमोजी दे देते हैं, कभी प्रणाम करना रहा तो चलो हैंड पंप वाली इमोजी दे दिए हम। तो उस तरह के इमोजी दे के हम लोग अपना अपने आप को एक्सप्रेस किए। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, जिसके सामने हम बात कर रहे हैं, जिसके सामने हम टचअप हो रहे हैं। तो उसी तरह एक्सप्रेशंस लीनियर इक्वेशंस में कैसे यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए हमें वेरिएबल्स दिया है, कांस्टेंट दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, प्लस माइनस, तब जाकर हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे अगर 2 + 2x यूज कर दिए, तो मैंने क्या करा, इसको एक्सप्रेस कर दिया कि ठीक है ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये 2 + 2x के फॉर्मेट में है। क्लियर। अब जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, सिंपली आप समझ लो कि ये आपके पास एक बकेट है, उसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है एंड वेरिएबल कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल कांस्टेंट है। इसके कलेक्शंस को याद रखना है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स, उसके कलेक्शंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सेम जो हमने बताया एक्सप्रेशन में, दैट इज 2 + x + 3y समथिंग, तो हम इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। सर इक्वेशंस क्या है, फिर एक्सप्रेशंस तो बता दिया। इक्वेशंस कब होता है, जब हम लोग इक्वल टू साइन यूज करते हैं, इक्वलिटी का साइन।
इक्वलिटी साइन करके मतलब एक RHS और LHS का फॉर्मेट तैयार करते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूँ 2 + 3x = 5, 2 + 3x = 5। यहाँ पे मेरे पास LHS का फॉर्मेट है जो हमने पहले से पढ़ रखा है कि LHS क्या है, लेफ्ट हैंड रूल साइड हो जाते हैं, RHS वगैरह राइट हैंड साइड हो जाते हैं, ये RHS है। तो जब हम इक्वलिटी डालते हैं, इक्वलिटी डालने के बाद हम उसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट, उस वेरिएबल्स का कुछ वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। इक्वेशंस बनाए उसके बाद हम उसका वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 3x = 5 - 2 कर दिया हमने, क्यों 2 यहाँ प्लस में था इधर चला गया। नाउ वी हैव 3x = 3, नाउ x = 1। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके, इक्वेशन हम बनाते इसलिए ताकि हम उस लीनियर वेरिएबल जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसको इक्वेशन बना के हम उसे सॉल्व कर पाए, उसके वैल्यूज फाइंड आउट कर पाए, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाए। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाए कि किस पॉइंट पे वो क्या रिजेंबल कर रहा है। क्लियर? नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक ब्रीफ करते हैं। इसका एक जनरल सा फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, दैट इज ax + b। ax + b का एक जनरल सा फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का। तो a क्या रिजेंबल कर रहा है सर? a इज द कोफिशिएंट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। b क्या है? b एक अदर कांस्टेंट है, अदर कांस्टेंट है, b एक अदर कांस्टेंट है। तो ये क्या रिजेंबल करेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन को ही रिजेंबल करता है। हम लोग एक जनरल सा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जानते हैं, y = mx + c, y = mx + c, जहां पर हम बता पाते हैं m जो है वो स्लोप है, m जो है वो स्लोप है। सपोज अगर हमें एक ग्राफ देखना हो, सपोज y = 2x + 3 का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं कि सर चलो x की कुछ वैल्यू फाइंड डालते हैं और फिर y की कुछ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज x का वैल्यू हमने 0 डाल दिया, तो y के वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई 3। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया, व्हेन x = 0 y is 3, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा, x की वैल्यू 1 डाल दे सर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2 × 1 + 3 विच इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 1 हो रही है तो y की वैल्यू हो रही है 5, तो दूसरे कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, हमें दूसरे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब क्या कर सकते हैं हम? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे हम। क्लियर? तो ये है इसका ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये मेरे पास इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन का, मैंने उसका एक ग्राफ बना दिया। तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू उसके फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ बना दिया हमने, तो मैं कहूँगा सर बताइए x = 4 पे y की क्या वैल्यू आएगी? अरे ग्राफ से देख लेंगे हम, फिर हमें अलग वैल्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट हो जाता है y fx = ax ax + by + c। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर टू वेरिएबल कैसे? यहाँ पर x एक वेरिएबल ले लिया हमने, दूसरा y एक वेरिएबल ले लिया, a b रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ x और y हो गए, और c हमारा अदर कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हो गए। तो हम इसका यूज करेंगे कैसे? तो लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा यूज हम लोग बताते थे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो कुछ सामान खरीदे, सपोज हमने बटर खरीद लिया, ठीक है, हमने शुगर खरीद लिया, हमने एक पेन खरीद लिया। क्लियर?
अब हमें पता है कि ठीक है, मैंने बटर लिया है, वो 4 पीस ले लिया। अब मैंने शुगर ले लिया, वो 2 kg ले लिया। अब मैंने पेन लिया, वो 1 डजन ले लिया। अब घर आए, पापा कहे ठीक है मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए हैं, अब हिसाब बताओ तुम थोड़े से कन्फ्यूज हो गए, अब करने क्या। तो क्या करा, ठीक है तुम्हें ये पता था कि ठीक है मुझे MRP पे सारे सामान मिले, मैं पैकेट्स देख लूँगा, मैं कैलकुलेट करके उन्हें बता दूंगा कि सर पापा देखो ये रेट है, इतना इतना मेरा खर्च हुआ, ये बचा हुआ है। कैसे निकालेंगे, सपोज इसका अगर रेट दिया हुआ है हमें, बटर का रेट दिया हुआ है, दिस वन इज बटर, दिस वन इज शुगर एंड दिस वन इज, सपोज बटर दिया हुआ है मुझे 20 पर पैकेट, शुगर दिया है हमें 40 पर kg, पेन दिया है हमें 100 पर डजन, 100 पर डजन। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे मैंने कितना खर्च बटर में करा, कितना शुगर में करा, और कितना हमने पेन लेने में करा। बटर में कितना खर्च करा हमने, 4 × 20 दैट इज 80 रुपीज़। शुगर में कितना खर्च करा हमने, 40 × 2 दैट इज ₹80। पेन में कितना खर्च करा हमने, ₹100। एक ही डजन लिया था, 2 डजन लेता तो 200 रुपये खर्च हो जाते। अब पापा ने बोला चलो तुम्हें 500 दिए, तुमने बच कितना वापस कर रहे हो, तो उसने क्या करा, टोटल कैलकुलेट कर दिया। टोटल कैलकुलेट, उसका खर्च कितने हुए, 80, बटर के 80, शुगर के 80, और 100 हो गए पेन के, 260। फादर ने दिया 500, आपने 500 में से 260 माइनस करके 240 दे दिया। आपका भी कैलकुलेशन सही हो सकता है, पॉकेट में आपके भी पैसे हो, अब एक्स्ट्रा पैसा पापा को नहीं दोगे, आप तो चाह रहे हो पापा से ले ले पैसे कि भाई 10 रुपये और मुझे दे दीजिए, मैं कुछ और ले लूँ। क्लियर, तो आपने कंप्लीट हिसाब करके पापा को दे दिया। हो सकता है पापा इसमें आपको 40 रुपये दे दे, ठीक है बेटा जा तू कुछ और सैंडविच ले ले, कुछ भी ले ले, अलग मैटर है, लेकिन ये आपने कैलकुलेशन करके दे दिया उसे। क्लियर, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है। आप चाहे डायरेक्टली यूज करें या इनडायरेक्ट वे में यूज करें, लेकिन यूज कंप्लीट है। कभी भी आप यहाँ से बाहर भी निकलोगे ना, ऑटो करोगे, कहेगा ठीक है भाई 5 रुपये पर किलोमीटर लूंगा, पता होना चाहिए कितने किलोमीटर चला है आपने। तो वो जो किलोमीटर हो गया वो आपका वेरिएबल हो गया, क्योंकि आप 5 किलोमीटर भी चल सकते हो, 10 किलोमीटर भी जा सकते हो, और जो 5 जो रेट मैंने बता रहा हूँ वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर दो अलग अलग इक्वेशंस है हमारे पास, सपोज एक का फॉर्मेट है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो एक इक्वेशंस मेरा ये हो गया, दूसरा इक्वेशंस मेरा ये हो गया। अब इससे हम पता करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है जहां पर हम फाइंड आउट करें कि ठीक है हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्लियर, तो अब ये अलग अलग इक्वेशन है, ये अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, तीन कंडीशन, या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, या तो पैरेलल हो जाए, और नहीं तो एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए। तो इसके अलग अलग हमें रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट मीनिंग समझ लो पहले। कहते हैं ना कि अगर कंसिस्टेंटली अपना होमवर्क बनाओगे, कंसिस्टेंटली अपना काम करोगे अगर, तो यू कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंटली अपना काम करोगे तो यू कैन फाइंड आउट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। या तो मैथ्स के सवाल बना रहे हो, ठीक है, बनाने गया 2 मिनट लगा मुझे, अब मुझे टेंशन हो रहा है सर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, 2 मिनट और देंगे, कंसिस्टेंट दिया हमने, कंसिस्टेंटली हमने एक टाइम और बढ़ा के दिया कि ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशंस कर लूँगा। तो जब आप कंसिस्टेंट हुए अपने वर्क में, जब आप अपने वर्क में कंसिस्टेंट हुए तब जाकर आपने सॉल्यूशन लिया। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वैसा सिस्टम होता है, वैसा सिस्टम हो गया जहाँ पर हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक हो, या सॉल्यूशन हो सकते हैं मेनी हो, या तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए या मेनी सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक है, तो जनरल तौर पे जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना,
या तो वो कंसिस्टेंट होते हैं या तो वो इनकंसिस्टेंट, या तो वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट तो सर बता दिए कि सॉल्यूशंस दे रहे हैं। इनकंसिस्टेंट क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे जो सॉल्यूशन नहीं देगा, जो सॉल्यूशन नहीं देगा। और कंसिस्टेंस वो होंगे जो सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशंस दो तरह के, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। या तो वो एक सॉल्यूशंस आपको दे दे या बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दे। इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ पाएंगे कि ये कैसा चीज बन रहा है। ठीक है, अब ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। सपोज एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। अब इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि सर क्या है, आपने बताया कि लीनियर इक्वेशंस के दो फॉर्मेट हो सकते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट। या तो ये सॉल्यूशन देगा तो या ये सॉल्यूशन नहीं देगा। या तो आप उसके लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको दिख जाएगा कि या तो वो सॉल्यूशन दे रहा है नहीं। तो पहले ग्राफ से समझते हैं, फिर हम उसका आइडिया लेंगे कि हम लोग डायरेक्टली उस इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैंने दो लाइन ड्रॉ करा यहाँ पर, बच्चों ये दो लाइन हमने ड्रॉ करा। ये ये ए बी, ये सी डी। हम ग्राफ में ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जा रही हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जा रही हैं, ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जा रही है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? ये तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है क्लास 8 से ही कि दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कहीं भी ये सॉल्यूशन तो दे ही नहीं सकता। फिर सॉल्यूशन तब देगा जब आपस में इंटरसेक्ट करे, कहीं ना कहीं दो लाइन आपस में टच करे, इंटरसेक्ट करे, कॉन्साइड कर जाए, तभी सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये कंडीशन हो गए इनकंसिस्टेंट के, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है भाई। ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब देख लेते हैं हम कंसिस्टेंट्स के। अब मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो लाइन हमने ड्रॉ करा। क्लियर? ए बी सी डी। तो वो इसका इक्वेशन ये है और इसका इक्वेशन ये है। ये दो लाइन हमने ड्रॉ करा। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आकर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आकर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया उसका। क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब आ जाते हैं एक और ग्राफ का। अब आ जाते हैं एक और ग्राफ में, देख लेते हैं हम। सपोज फिर वही इक्वेशन है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही दो लाइन ड्रॉ करके हमें देखना होगा, दो लाइन हमें ड्रॉ करके देखना होगा। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्लियर? और हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा लाइन जो है वो भी सर इसी पर है। एक लाइन तो इस पे था ही और दूसरा लाइन भी इसी पर है। तो ऐसा जब कंडीशंस आते हैं तो यहाँ पर भाई, यहाँ मैंने क्या बोला था कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सॉल्यूशंस। अब यहाँ देखो, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो आगे भी बढ़ेंगे हम, तो बढ़ते जाओ। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हम लोग फिर से कि सर आप तो बता रहे थे, ग्राफिकली तो समझा दिया आपने, तो अब अगर वैल्यू दिया है तो हमेशा तो ग्राफ बना नहीं सकते सर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो इसमें डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो उसका कुछ रूल है हमारे पास। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्ट वे में कि सर ये इनकंसिस्टेंट होगा? अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब इसका वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट्स है वो आपस में प्रोपोर्शनल्स होंगे, लेकिन कांस्टेंट वाले प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो कंडीशंस फॉर इनकंसिस्टेंट, कंडीशन इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया? यहां पे देख लो, इंपॉर्टेंट चीज में तो ये तो सर दिख रहा है, यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं। इसे मिस नहीं करना, क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस निकालने में मदद करेगी। क्योंकि यहाँ से हम कोई वैल्यू, सपोज हमारे पास जब इक्वेशंस दिया होगा ना, तो उसमें कभी कभी कॉफिशिएंट्स की वैल्यू गायब कर देंगे और कहेंगे बताइए के वैल्यू डाल दिया तो के कौन सा वैल्यू हो जाएंगे। तो ये हो सकता है इधर से आपको मिल जाए कि सर के की वैल्यू तो मुझे 3 और 4 आ गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है के इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमें, मेरा जो सॉल्यूशन होगा ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि 4 नहीं हो सकता, और ये बोल रहा 3 है, तो बचा क्या? सिर्फ 3, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा इनकंसिस्टेंट का। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस के जो ग्राफ होंगे ना, उसमें सीधा सा कंडीशंस दिया हुआ है कि a1 बाई a2 जो होंगे वो डायरेक्टली नॉट इक्वल होंगे b1 बाई b2 के। c1 बाई c2 से कोई मतलब नहीं। जब वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट ही आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, जब वेरिएबल के कॉफिशिएंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उसको आगे कांस्टेंट्स के देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे इस पे, हमें और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। मैंने क्या बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कि एक लाइन और दूसरा लाइन भी उसी पर कोइंसाइड कर गया। एक लाइन तो था ही, और दूसरा इक्वेशन है वो उसी पे कोइंसाइड किए जा रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन का इक्वेशन डेफिनेटली सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। या तो सेम हो जाए, या तो तीनों का तीनों चीज प्रोपोर्शनल हो जाए। सपोज मैं अगर कोई इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ। पता है अगर हम LHS और RHS
दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आने वाली है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब मेरे पास हो गया 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन देखने में भले अलग लग रहे हैं, देख लो, देखने में अलग लग रहा है लेकिन है एक ही इक्वेशन। तो कैसे चेक करेंगे? ये कैसे होगा सर कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 भी हो रहा है विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये भी प्रोपोर्शनल हो, x के कॉफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो, y के कॉफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो, और जो अदर कांस्टेंट वैल्यू है उसके भी वैल्यू प्रोपोर्शनल हो, अगर ये तीनों चीज हो रहा है इसका मतलब ये हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। क्या देंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? देखो यही मैंने समझाया है अभी। यूनिक सॉल्यूशंस कब होंगे? ये दोनों लाइन, एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये आपस में यहाँ पर इसका ये क्या बना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिख गए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, यही इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन का था, और इसके कंडीशन देखो मैंने बताया था ना अभी, कंडीशंस a1 बाई a2 विच इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब आ जाते हैं हम लोग नो सॉल्यूशंस के लिए। नो सॉल्यूशन में बताया था मैंने कि पैरेलल होते हैं, बताया था ना। ये देखो, ये एक लाइन है और ये लाइन, ये क्या आपस में? पैरेलल। क्या आपस में? पैरेलल। पैरेलल है तो ये देखो कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट या मीट कर रहा है? कहीं भी ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही कहीं पे मीट कर रहा है। और इसके कंडीशन अभी बताया था मैंने, क्या? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये मैंने मेंशन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। क्वेश्चंस में यहीं पे फंसाया जाएगा आपको, तो माइंड इट, इसको ध्यान में रखना। क्लियर? अब आ जाते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो इसमें लाइन 1 भी इसी पर है, लाइन 1 भी इसी पर है, और इसी पर लाइन 2 भी है। थोड़ा सा हम इसे एक्सटेंड कर दें, अगर मान लो कि लाइन 2 थोड़ी सी बड़ी लग रही है अगर, ठीक है, दिस वन इज लाइन 2। क्लियर? यहां देख रहे हैं लाइन 1 पे ही लाइन 2 कॉन्साइड कर रहा है, लाइन 1 पे लाइन 2 कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख रहा है। अब कहीं भी आप टच कर लो, क्या बोले थे, जहां पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब लो सॉल्यूशंस कितने चाहिए? जितना चाहिए खोज सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके इंपॉर्टेंट कंडीशन भी मैंने बता दिए। क्लियर? अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस के कंडीशंस आ गए, नो सॉल्यूशन के कंडीशंस आ गए, नो सॉल्यूशंस के आ गए, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंडीशन आ गए। बता तो दिया सर आपने, करे क्या इसका? क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कुछ, जहाँ पे हमें चेक करते हैं क्या मिला है हमारे पास। मेरे पास एक इक्वेशन याद देखो दिया हुआ है ना, क्या? 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5। ठीक है, तो पहले हम, स्टार्टिंग है अभी आप लोग का, तो स्टार्ट के टाइम में ना हम लोग a1 a2 a3 जो भी निकालना है हमें, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 सारा लिखेंगे हम लोग पहले इक्वेशंस को हम इक्वलाइज करके। जैसे यहाँ ये हो गया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर? अब हम इस दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करके देखेंगे कि क्या मेरा a1 का वैल्यू क्या दे रहा है। a1x
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 5। इसमें चेक करते हैं, y का कोफिशिएंट है b1, किसका कोफिशिएंट है y का, तो y का कोफिशिएंट अगर b1 है तो यहाँ चेक करो y का कोफिशिएंट क्या है 15 प्लस 15 या -15, -15, क्योंकि यहाँ देखो प्लस साइन दिया हुआ है, ये प्लस भी हो या माइनस भी हो ये देख लेना। ये नहीं कि सर 15 न्यूमेरिकल वैल्यू देख लिया हमने, नहीं, मैथ्स में निगेटिव जहां दिखे ना तो कान खड़े कर लेना, अलर्ट है वो, निगेटिव दिखे अलर्ट कर लो, तो वो फंसा देगा वहां पे। तो b1 का वैल्यू क्या आ गया हमें -15। अब यहाँ से c1 हम इक्वेट कर लेते हैं, c1 की वैल्यू है 8। क्लियर? यहाँ पर बताओ a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या आ रही है, क्या देखो a2 की वैल्यू है 3। नाउ चेक आउट द वैल्यू ऑफ b2, b2 की वैल्यू क्या आ रही है +9 या -9, -9, माइनस, याद रखना माइनस होनी चाहिए। क्लियर? अब C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C2 की वैल्यू आ गई 24/5, 24/5। मैंने क्या बोला था कि जब इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है या कोफिशिएंट ऑफ y है या हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसको हम प्रोपोर्शनल करके चेक कर लेंगे कि क्या हमें क्या दिख रहा है, निकालना तो तीनों प्रोपोर्शनल है, तब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या सॉल्यूशन दे रहा है या क्या सॉल्यूशन दे रहा है। क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a1/a2। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या दिख रही है, a1 की वैल्यू क्या है 5। जल्दी से बताओ a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 3, तो a1/a2 क्या आ गया 5/3। क्या इसे हम फर्दर और स्मॉल कर सकते हैं क्या इसका HCF, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। याद रखना सॉल्यूशंस जब भी निकालोगे ना, जब भी हम रेशियो निकाल रहे हैं अगर, तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा स्टैंडर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 5/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में, इट्स ओके। अब आते हैं b1/b2 की वैल्यू, b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर -15, यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है -9। चलो तो यहाँ पर जो कटने वाले हैं उसको सिंपलीफाई करते हैं, ये कट गया, 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काट दो, क्या वैल्यू हो गई 5/3, यानी कि b1/b2 की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई 5/3। नाउ नाउ चेक द वैल्यू ऑफ c1/c2, c1/c2, c1/c2 क्या है, c1 की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर 8, c2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 24/5, 24/5। ये 5, ये डिनोमिनेटर में जो ये 5 है ना, ये इसका भी डिनोमिनेटर है, ये चला जाएगा सीधे कहाँ न्यूमरेटर में, कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, 8 × 5/24, 8 से काट दो इसको 3 टाइम्स, नाउ 5/3। अब यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिला कि a1/a2 की जो वैल्यू है दैट इज 5/3, b1/b2 की वैल्यू है 5/3, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू b1/b2। अब c1/c2 की वैल्यू है 5/3, तो इसकी भी वैल्यू हमें क्या आ गई c1/c2, हम इसे इक्वलाइज कर दिए। अब ये देख लो, जब ये हमारे पास होता है तो क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, यहाँ देखो पढ़ा था, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2, कब होगा जब दोनों लाइन आपस में कौन साइड करेंगे, क्या करेंगे कौन साइड। इसका मतलब जो सॉल्यूशंस है, अगर अगर दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर जाते हैं, दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो वी हैव द आंसर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझ में आया? क्लियर? करना क्या, ये लॉजिक समझ में आ रही है?